हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट की यूनिट नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक। वो है ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और इस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स क्या होते हैं। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन एज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। आउट ऑफ वेरियस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजिंग इज वन ऑफ देम। यानी कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो ये बहुत सारे क्या होते हैं फंक्शन होते हैं हमारे मैनेजमेंट के। उसमें से ऑर्गेनाइजिंग एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, ठीक है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का भी एक क्या है, फंक्शन है, जो कि सेकंड फंक्शन है। प्लानिंग के बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। In order to achieve desired result in an organization, process of management should be such that it should lead to effective achievement of the objective। इसमें कहा गया कि अगर हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिव वे में अचीव करना है तो हमें चीज़ों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। मान लो हमने प्लानिंग कर ली, ऑर्गेनाइजेशन को बना लिया। ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के बाद हमने प्लानिंग कर ली कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्लानिंग से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब तक हम प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे हम अपने गोल को किस तरीके से अचीव कर लेंगे। प्लान कर लिया, प्लान करने के बाद चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेपरेट डिपार्टमेंट बनाना ज़रूरी होता है, अलग अलग चीज़ें, ताकि हम पता चल सके कि कौन सी चीज़ किस से रिलेटेड है, ठीक है। तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिव वे में अचीव कर सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। कि सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफाई करते हैं उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम क्लासिफाई कर रहे हैं तो 2 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। एक तो होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एक होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें और इनफॉर्मल की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो एक स्ट्रक्चर वे में होती है, बहुत ज़्यादा रिजिड होती है। एक जो स्ट्रक्चर बना दिया हमने, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है, ड्यूरेबल होती है और डिफाइंड होती है। ये होती है हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके की होती है, लूज होती है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई किसी से जाके बात कर सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कोई रिजिडनेस नहीं होती, बिल्कुल ही फ्लेक्सिबल है। ज़रूरी नहीं है कि हमें एक स्केलर चेन को फॉलो करना है किसी से बात करने के लिए। क्या होता है, हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो कोई चेन वगैरह थोड़ी ना फॉलो करते हैं, किसी से कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है। इस तरीके से क्या होता है ना, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम कैसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, डायरेक्टली बॉस से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई स्केलर चेन वगैरह फॉलो करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर क्या होता है ना, अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लूज होता है, अनडिफाइंड होता है, कोई चीज़ डिफाइन नहीं होती, पहले से नहीं बताई जाती, स्पॉन्टेनियस होती है, ठीक है। ये सारे थे डिफरेंस हमारे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो इन रिपीटेटिव प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी रिक्वायर। अब जो हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उसका कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जहाँ पे रिपीटेटिव स्ट्रक्चर को क्या किया जाता है, रिक्वायर होता है। जैसे कि प्रोडक्शन में वही प्रोसेस यूज़ करते हैं, वही चीज़ें होती है, तो वहाँ पे हम जो है इसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पे यूज़ किया जाता है, इन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी मोर सुटेबल। क्योंकि हम क्या होता है डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हम क्या करें, ये यूज़ करें। तो क्या होता है ना कि सुटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सुटेबल है, लेकिन जहाँ पे रिपीटेटिव प्रोडक्शन होती है, ठीक है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सेम प्रोडक्शन होती है, रिपीटेटिव वे में होती है, तो वहाँ पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ किया जाता है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वुड प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कंप्लीट फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बात थी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि पूरी तरीके से फॉर्मल वे में काम करे, या फिर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो पूरी तरीके से इनफॉर्मल वे में काम करे, या कोई स्ट्रक्चर ही ना हो, या फिर हर जगह स्केलर चेन का फॉलो होता। तो क्या है ना कि हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज के समय अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन दोनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है, दोनों ही पाई जाती है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वुड प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कंप्लीट फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 2 पार्ट में, फर्स्ट था स्ट्रक्चर के बेसिस पे जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, फॉर्मल और इनफॉर्मल में। अब सेकंड हमारा टाइप आता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू इमोशनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेंबर। यानी कि जब हमारे जो मेंबर्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो इमोशनली क्या है, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन और सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन। अब सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जहाँ पे कंप्लीट इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होती है, जहाँ पे कोई भी डील वगैरह की जाती है तो वो ट्रस्ट के बेसिस पे की जाती है, ठीक है, वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है, तो सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन वो होती है जहाँ पे इमोशनली वे में हम क्या नहीं करते, काम नहीं करते, डील वगैरह नहीं करते, हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे करते हैं, हम प्रूफ के बेसिस पे करते हैं, कोई ट्रस्ट वगैरह डिफाइन है कि यहाँ पे हाँ चलो हम हमारे बीच में क्या है, ट्रस्ट है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे हर कोई काम जो है पक्का होता है कि ताकि फ्यूचर में जाके कोई भी डिस्प्यूट अराइज ना हो। तो दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट है प्राइमरी, उसके बाद है सेकेंडरी। प्राइमरी क्या है, जहाँ पे कम्प्लीटली इमोशनली इन्वॉल्वमेंट होती है, और सेकेंडरी में कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट होती है। अगेन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट वुड प्रोबेबली बी इम्पॉसिबल टू फाइंड अ कंप्लीट प्योर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर से हम यही बात करना चाहेंगे कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कम्प्लीटली वे में कोई भी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन और या फिर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कम्प्लीटली वे में सेकेंडरी हो, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड, ऑर्गेनाइजेशन क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू देयर प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव। थर्ड होती है जब थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जब ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं उसके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटीज़, पब्लिक स्कूल्स, रोड्स एक्सेट्रा, ये हो गए हमारे एग्जांपल कुछ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने क्या किया, क्लासीफाई किया उनके प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग कि इनको बनाने का कोई ना कोई पर्पस है। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है कि सर्विस प्रोवाइड करना। इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि प्रोप्राइटरशिप हो गई, पार्टनरशिप हो गई, तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए आती है, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। उसके बाद है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चर्च हो गए, टेम्पल, ट्रस्ट हो गए, ये सारी एग्जांपल है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के। प्रोटेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल पुलिस, मिलिट्री, फायर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। उसके बाद आती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, कोर्ट्स एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी कुछ ऑर्गेनाइजेशन। एक और है सोशल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि क्लब्स, टीम्स एक्सेट्रा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। और इस वीडियो का जो PDF फाइल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ताकि आप वहाँ से अच्छे से रीड कर सको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी दिक्कत लगी है, कहीं पे भी किसी पॉइंट में प्रॉब्लम लगी है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि मैं अपनी उस गलती को सुधार सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।